हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह ट्रिपल सी एग्जाम का प्रैक्टिस क्लास 6 है और इस क्लास में यहाँ पर हम 30 एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग भी ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आपका इसी मंथ में ट्रिपल सी एग्जाम है या फिर आने वाले किसी भी मंथ में ट्रिपल सी का एग्जाम है तो यह सीरीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि इस सीरीज में जो भी एमसीक्यू कंप्लीट किए जा रहे हैं वह नाइलेट संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित एमसीक्यू हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क है और इसे भी कहा जाता है। यानी कि कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर इसको हम सीपीयू के नाम से तो जानते ही हैं, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसको हम माइक्रो चिप के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको हम सीपीयू के नाम से भी जानते हैं और इसको हम माइक्रो चिप के नाम से भी जानते हैं। यह हमारा सिलिकॉन का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पूछा गया है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। यानी कि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परम 8000 यह भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें पूछा गया है क्यूआर कोड का उपयोग केवल मोबाइल रिचार्ज के लिए किया जाता है। यानी कि जो क्यूआर कोड है क्या इसका उपयोग मोबाइल रिचार्ज के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जो क्यूआर कोड होता है इसका यूज हम मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं करते हैं, बल्कि इसका यूज हम फंड ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि क्यूआर कोड का उपयोग मोबाइल रिचार्ज के लिए नहीं किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी सेल को डिलीट करना है तो डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस प्लस हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल डी हो जाएगा, या फिर हम डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल प्लस माइनस प्रेस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस माइनस सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है। अगर हमको सेल इंसर्ट करना है तो सेल इंसर्ट करने की जो शॉर्टकट होगी कंट्रोल प्लस प्लस हो जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम कई क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। यह हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेते हैं, फिर यहाँ पर हम इसका प्रैक्टिकल भी देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन कर लेंगे और लिब्रे ऑफिस कैल्क हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अभी हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में हैं। जैसे कि हमें किसी भी सेल को डिलीट करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे और यहाँ पर डिलीट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम जिस भी साइड की सेल को डिलीट करना चाहते हैं उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमको सेल इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंसर्ट सेल का विकल्प ओपन होके आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सेल अगर डिलीट करना है या इंसर्ट करना तो हम शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि जो सेल डिलीट करने का विकल्प है या फिर सेल इंसर्ट करने का विकल्प है किस मेनू में पाया जाता है। तो उसके लिए हमें सीट मेनू में आना है। जो यहाँ पर ऊपर सीट मेनू दिया गया है, सेल डिलीट का और सेल इंसर्ट का जो विकल्प होगा सीट मेनू में मिलता है। सीट मेनू में आएंगे, यहाँ पर इंसर्ट सेल का ऑप्शन दिया गया है। कंट्रोल प्लस शॉर्टकट है, यहाँ से हम सेल को इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये हमारा सीट मेनू में मिलता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे, अगर हमको सेल इंसर्ट करना है तो इंसर्ट सेल की शॉर्टकट कंट्रोल प्लस प्लस होती है। अगर सेल डिलीट करना है तो कंट्रोल प्लस माइनस होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट पूछी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें पूछा गया है यूपीआई पिन कितने अंक का होता है। यानी कि जो यूपीआई पिन है यह कितने अंक का होता है। उससे पहले हमको यूपीआई का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में यूपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म होता है। इसका यूज हम ऑनलाइन भुगतान
भुगतान करने के लिए करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है यूपीआई पिन कितने अंक का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो यूपीआई पिन होता है ये हमारा 4 कैरेक्टर का भी होता है और 6 कैरेक्टर का भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है और यूपीआई के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को यह क्वेश्चन याद रख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस कंप्यूटर पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति कार्य कर सकते हैं, यानी कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जिसमें एक साथ कई व्यक्ति काम कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर हो जाएगा या फिर माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा या फिर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा या फिर हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है इस कंप्यूटर पर कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है यह विश्व का सबसे फास्ट कंप्यूटर होता है और जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 होता है। SSC एग्जाम में यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर एक साथ एक कंप्यूटर पर कई व्यक्ति काम कर सकते हैं, वह हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैलवेयर का प्रकार है जो होस्ट प्रोग्राम के बिना स्वयं की प्रकृति बना सकता है। स्वयं की प्रकृति का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा मैलवेयर है जो कंप्यूटर में खुद अपनी डुप्लीकेट उत्पन्न कर सकता है। जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, अगर उसमें एक वायरस आ गया है तो वह ऑटोमेटिक खुद की अपनी कई सारी कॉपी बना देता है। यह क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो वॉर्म हमारा होता है यह हमारा एक ऐसा मैलवेयर होता है जो कंप्यूटर में अपनी डुप्लीकेट बनाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा वार्म। वार्म एक ऐसा मैलवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम के बिना स्वयं की प्रकृति बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गया है BDU, जिसका फुल फॉर्म विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि जो BDU है यह हमारा इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया क्या इनपुट डिवाइस है, यानी कि जो हमारा BDU होता है या इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन नंबर भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि जो BDU है यह हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। आप लोगों ने मॉनिटर, LCD, LED देखी होंगी, बिल्कुल उसी का एक प्रकार है। तो BDU भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, बल्कि यह हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फॉल्स। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहले कॉलम तक पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम किसी भी कॉलम में हैं और हमको डायरेक्ट पहले नंबर कॉलम पर जाना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कंट्रोल होम। जैसे कि इस तरीके से लिब्रे ऑफिस कैल्क में बहुत सारे कॉलम होते हैं, मान लीजिए हम सबसे लास्ट वाले कॉलम में हैं और हमको कॉलम नंबर 1 में आना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस होम शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। जैसे कि आते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में, अभी यहाँ पर हम N नंबर कॉलम में हैं और हमको A नंबर कॉलम में आना है, तो उसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल होम प्रेस करेंगे और डायरेक्ट हम कॉलम नंबर A में आ जाएंगे, यानी कि कॉलम नंबर 1 में आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंट्रोल होम पहले कॉलम में पहुंचने की शॉर्टकट कुंजी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की कुंजी क्या है। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं और वहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी रो और कॉलम होते हैं, मान लीजिए इसकी हमें चौड़ाई बढ़ानी है, तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कीबोर्ड से हमको अल्ट प्लस राइट एरो प्रेस करना है और यहाँ से हम सेल की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि उसकी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं अभी हम के नंबर कॉलम में हैं। अगर यहाँ पर हम इस सेल की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कीबोर्ड से अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करेंगे और यहाँ से हम इसके विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हमको इसकी विड्थ डिक्रीज करना है तो कीबोर्ड से हम अल्ट प्लस लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे और इसकी विड्थ को हम यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई बढ़ाने की कुंजी क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी अल्ट प्लस राइट एरो हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है कि USSD सेवा का उपयोग इंटरनेट के बिना
किया जा सकता है। यानी कि जो यूएसएसडी सेवा है, क्या हम इसका यूज इंटरनेट के बिना कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमको यूएसएसडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में यूएसएसडी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो यूएसएसडी दिया गया है, इसका फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। अनस्ट्रैक्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, यह हमारा यूएसएसडी का फुल फॉर्म है और इसका यूज हम बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये पूछा गया यूएसएसडी सेवा का उपयोग इंटरनेट के बिना किया जा सकता है। तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, अगर हमें यूएसएसडी सेवा का यूज करना है तो इसके लिए हम कौन सा नंबर डायल करते हैं? तो इसके लिए हमें जो नंबर डायल करना होगा *99#, *99# ये नंबर होता है और इस नंबर को यूज करके हम यूएसडी सेवा का उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसका यूज बिना इंटरनेट के कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर हो सकते हैं? यानी कि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है उसमें जो एक सेल इस तरीके से होती है, इसमें कितने अक्षर मैक्सिमम हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर ये सेल कैन होल्ड इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? क्या हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में मैक्सिमम कितने अक्षर यहाँ पर लिख सकते हैं? तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर एक सेल में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं और यहाँ पर आप लोग जो एक सेल देख पा रहे होंगे, इस सेल में हम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 10,48,576, यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो की संख्या होती है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितनी रो होती हैं ये भी पूछा जाता है। जो रो की संख्या होती है 10,48,576 होती है। और यहाँ पर जो 16,384 दिया गया है, ये हमारा एक्सेल का है। एक्सेल में कॉलम की संख्या 16,384 होती है, ये पूछा गया है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की संख्या पूछी जाए तो उसके लिए 1024 हमको टिक लगाना है, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें टोटल रो की संख्या 10,48,576 होती है और कॉलम की संख्या 1024 होती है। और जो हमारा लास्ट कॉलम होता है AMJ होता है। ट्रिपल सी एग्जाम में ये भी पूछा गया है लास्ट कॉलम कौन सा है, तो AMJ होता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि एक सेल में हम 32,767 कैरेक्टर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें पूछा गया है RTGS का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि जो RTGS है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS पिन? RTGS पिन का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये RTGS का पूरा नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS का फुल फॉर्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें पूछा गया है विंडोज XP को किस वर्ष जारी किया गया था? यानी कि जो विंडोज XP है इसको कब जारी किया गया, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2004 में विंडोज XP को जारी किया गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, जिसमें पूछा गया है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कहा जाता है। यानी कि कीबोर्ड में जो कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन होती हैं, इनको हम किस नाम से जानते हैं? तो इनको हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मॉडिफायर की होती हैं, इन कीज का यूज हम सिंगल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन कीज का यूज हम किसी ना किसी अदर कीज के साथ करते हैं। जैसे कि हमें कोई भी शॉर्टकट बनाना हो तो हम कंट्रोल शिफ्ट अल्ट यानी कि मॉडिफायर की का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा गया है कि लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉल्स। जो लिंक्डइन सबसे बड़ा मोबाइल सोशल नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें पूछा गया है टेलीग्राम के संस्थापक, फाउंडर ऑफ टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो टेलीग्राम है इसको 2013 में लॉन्च किया गया। निकोलाई डुर्बो और पावेल डुर्बो जो दोनों भाई हैं, इन्होंने 2013 में
टेलीग्राम की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस इंड का उपयोग वर्तमान फील्ड को अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर हम कंट्रोल इंड शॉर्टकट यूज करते हैं तो वहाँ पर हम जिस भी स्थान पर होंगे वहाँ से डायरेक्ट हम सबसे नीचे आ जाते हैं। यानी कि वर्तमान फील्ड से अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए हम कंट्रोल प्लस इंड शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ट्रू, क्योंकि हम कंट्रोल इंड शॉर्टकट की का यूज अंतिम फील्ड पर जाने के लिए हम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है यस राइटर। यहाँ पर हम टाइप करते हैं यस राइटर टाइप करेंगे और हमारे सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा। अब लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर जैसे कि हम कुछ मैटर टाइप करते हैं, मैटर यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे और प्रेजेंट टाइम में अभी हम पहली लाइन पर हैं और कंट्रोल के साथ इंड हम शॉर्टकट प्रेस करेंगे और सबसे लास्ट में आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि कंट्रोल इंड का उपयोग वर्तमान फील्ड को अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें पूछा गया है कि वर्तमान दिनांक के लिए कौन शॉर्टकट की प्रयोग करते हैं। व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर करंट डेट। अगर हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनमें से हम कौन सी शॉर्टकट कुंजी यूज करते हैं। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है यह हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं। जो हमारी प्रैक्टिस क्लास है उसमें भी हमने डिस्कस किया, जो हमारी थ्योरिकल क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कस किया और जो भी हमारी चैप्टर वाइज क्लास थी उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट कीजिए, उसको हम कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से आप लोग बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो भी करेक्ट आंसर हो आपको कमेंट में बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें पूछा गया है सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम किस बैंक ने शुरू किया। यानी कि सबसे पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम की शुरुआत की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डीसीबी। यानी कि जो डीसीबी बैंक है इसी बैंक ने सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम की शुरुआत की थी। यहाँ पर जो डीसीबी दिया गया है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो डीसीबी का फुल फॉर्म हो जाएगा डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड यह डीसीबी का फुल फॉर्म है और इसी बैंक ने सबसे पहले आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें पूछा गया है एनईएफटी एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। यानी कि जो एनईएफटी है क्या एक रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है। तो सबसे पहले एनईएफटी का फुल फॉर्म देखते हैं, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है और यह हमारा रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम भी होता है, क्योंकि इसकी सहायता से हम रियल टाइम में यानी कि तुरंत का तुरंत हम पेमेंट का भुगतान कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि एनईएफटी रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसमें पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स एप्लीकेशन प्रदान करता है जिसका नाम है। यानी कि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है यह एक ग्राफिक एप्लीकेशन देता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। वो हमारा एडोब फोटोशॉप हो जाएगा या फिर पेंट हो जाएगा या फिर माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा या फिर नोटपैड हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एडोब फोटोशॉप है इसका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से कोई लेना देना ही नहीं है। और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, नोटपैड हमारा ग्राफिक्स एप्लीकेशन होता नहीं है। तो यहाँ पर MS पेंट होता है, यानी कि जो पेंट एप्लीकेशन है यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के माध्यम से ग्राफिक्स एप्लीकेशन दिया जाता है। इसमें हम पेंटिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ई कॉमर्स साइट का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सी वेबसाइट ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर ई कॉमर्स के बारे में पता होना चाहिए। ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि जब हम इंटरनेट के माध्यम से कोई व्यापार करते हैं, कोई सामान बेचते हैं तो वह हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो अमेजॉन वेबसाइट है ये भी हमारी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है।
ईबे वेबसाइट जो है ये भी हमारी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है और फ्लिपकार्ट भी हमारी ई कॉमर्स के अंतर्गत आती है। लेकिन जो ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साइट है यह हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ट्विटर एक सोशल नेटवर्किंग साइट होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें पूछा गया है मैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो पूरे शहर में फैला हुआ है। यानी कि मैन जो है यह एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क होता है और यह पूरे शहर में फैला होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नेटवर्क है, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है लाइन नेटवर्क होता है जिसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है मैन, यहाँ पर जिसकी बात की गई है क्वेश्चन में जो पूछा गया है यह मैन है, इसका फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। एक होता है हमारा वाइन नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो लाइन नेटवर्क जो सबसे छोटा नेटवर्क है यह एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में हम कनेक्ट कर सकते हैं। जो मैन नेटवर्क है यह पूरे शहर में आसपास जो हमारे शहर होते हैं छोटे छोटे शहर वहाँ तक हम मैन नेटवर्क को फैला सकते हैं। लेकिन जो वाइड एरिया नेटवर्क है यह सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, यह पूरे विश्व में फैला हुआ होता है। लेकिन यहाँ पर लाइन नेटवर्क की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। मैन नेटवर्क की जो स्पीड है लाइन नेटवर्क से कम और वाइन से अधिक होती है। लेकिन जो यहाँ पर वाइन नेटवर्क है वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, इसकी स्पीड सबसे स्लो होती है क्योंकि यह पूरे विश्व में फैला हुआ, इसीलिए सबसे कम स्पीड वाइन नेटवर्क की होती है। अगर आप लोग इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में देखना चाहते हो तो आप लोग हमारी थ्योरी क्लासें कंप्लीट कीजिए, वहाँ पर हमने लाइन मैन वाइन इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, यह पूरे शहर में फैला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, जिसमें पूछा गया है निम्न में ट्विटर के जरिए क्या भेजा जाता है। यानी कि जो ट्विटर एप्लीकेशन होता है जो हमारी सोशल नेटवर्किंग साइट है इसके माध्यम से हम क्या क्या भेज सकते हैं। तो ट्विटर के माध्यम से हम ऑडियो भी भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं, फोटोज भी भेज सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम ट्विटर के जरिए सारी चीज़ें भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें पूछा गया है संदेश के विषय में केवल क्या शामिल है। यानी कि जो मैसेज हैं, मैसेज में क्या क्या चीज़ें हम भेज सकते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है। अगर हम किसी को मैसेज भेजते हैं तो वहाँ पर हम टेक्स्ट भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, इमेज ओनली भेज सकते हैं, बोथ इमेज और टेक्स्ट दोनों भेज सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टेक्स्ट। यानी कि जब हम किसी को संदेश भेजते हैं, जो हम टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो उसमें हम केवल टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, बल्कि इमेज और हम इमेज और टेक्स्ट ये सारी चीज़ें नहीं भेज सकते हैं, केवल हम टेक्स्ट भेज सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें पूछा गया है आपके कंप्यूटर में अंतर्निहित स्थायी मेमोरी है। द बिल्ट इन परमानेंट मेमोरी इन योर कंप्यूटर। यानी कि हमारे कंप्यूटर में वह परमानेंट स्थायी रहती है, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। कौन सी मेमोरी है। तो रैम मेमोरी जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम ऐड भी कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सीपीयू को भी हम बदल सकते हैं, जो हमारा सीपीयू होता है जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको भी हम बदल सकते हैं। डीवीडी जो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है इसको भी हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो रोम मेमोरी होती है, रोम मेमोरी कंप्यूटर में अंतर्निहित मेमोरी होती है, इसको हम नहीं बदल सकते हैं, यह कंप्यूटर के साथ ही आती है। यहाँ पर जो रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी भी साथ में ही आती है, लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं और चाहे तो दूसरे भी लगा सकते हैं, लेकिन रोम मेमोरी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वह कंप्यूटर के साथ ही आती है और कंप्यूटर में ही इनबिल्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोम मेमोरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, जिसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा कंप्यूटर सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा है। तो इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है यह सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 29, जिसमें पूछा गया है यस रैम का फुल फॉर्म, यानी कि यस रैम का मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पर जो यस रैम है इसका फुल फॉर्म पूछा गया क्या है। तो रैम के जो प्रकार होते हैं, यस रैम होता है, डी रैम होता है, उसी का एक यस रैम है, इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है यह रैम का फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रख लेना है। अगर पूछा जाए डी रैम,
कि डी रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो डी रैम का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर है, जिसमें पूछा गया है डेस्कटॉप पर दिनांक और समय कहाँ मौजूद होता है। यानी कि जो कंप्यूटर में डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसमें जो डेट और टाइम होते हैं कहाँ दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो कीबोर्ड में, माई कंप्यूटर में, टास्क बार में या फिर रिसाइकल बिन में। तो कहाँ दिखाई देते हैं, जो हमारा टास्क बार होता है, यहाँ पर आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन देख पा रहे होंगे और यहाँ पर सबसे नीचे आप लोग देख पा रहे हैं टास्क बार दिखाई दे रहा है। और इसी टास्क बार में यहाँ पर राइट साइड में जो नोटिफिकेशन एरिया होता है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर डेट और टाइम हमारे दोनों यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो डेट और टाइम कहाँ दिखाई देते हैं, टास्क बार में दिखाई देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से हम डेट और टाइम सारी चीज़ें देख सकते हैं कहाँ पर, टास्क बार में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टास्क बार। तो यहाँ पर हमने इस क्लास में टोटल 30 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं, जो ट्रिपल सी एग्जाम की प्रैक्टिस क्लास 6 थी। और प्रैक्टिस क्लास 7 में हम 30 MCQ और देखेंगे जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग ट्रिपल सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।